यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै भारत्यै सरस्वत्यै नमः। चलिए मित्रों, भारतीय संस्कृत गुरुकुलम नाम की जो ये पारंपरिक यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज हम लोग काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के भेद के विषय में विचार करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने काव्य के प्रयोजन को देखा, काव्य के कारण को समझा और काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप यानी कि लक्षण को हम लोगों ने बढ़िया से एक एक वीडियो में तीनों विषयों को समझा है। ये सब विषय प्रायः आधुनिक जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सब परीक्षाओं में सिलेबस के रूप में पढ़ा हुआ है, इसलिए तीनों विषयों को हम लोगों ने बढ़िया से एक एक वीडियो से देखा है। तीनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यदि कोई वो प्रयोजन कारण चाहे उसका लक्षण यदि समझना चाहता है तो वहाँ जाकर वो वीडियो को देख सकता है। अब आज हम काव्य के भेद के विषय में विचार करेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, हम लोगों ने काव्य को समझ लिया है। काव्य किसको कहते हैं? तो दोष रहित जो हो, जो गुण वाला हो, माधुर्यादि गुण जिसमें हो, है ना, और कहीं कहीं अलंकार स्फुट अलंकार न भी रहे तब भी चलेगा, वस्तुतः सर्वत्र अलंकार होना चाहिए। ऐसे जो शब्दार्थ है, शब्द और अर्थ है, वही क्या है? आपका काव्य है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में ध्यान से बढ़िया से समझ लिया है। अब हमको प्रश्न होता है कि भाई ये काव्य को तो हमने जान लिया, काव्य किसको कहते हैं, लेकिन इसके भेद प्रभेद कुछ है कि नहीं है, क्या है? तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि हाँ, इसके भेद है, काव्य के भेद है। मतलब अब प्रश्न होगा काव्य के कितने भेद हैं, क्या क्या उसके नाम है, कितने प्रकार का है, क्या क्या है वो काव्य के प्रकार। तो आचार्य एक बात ध्यान दे दीजिए, अभी हम लोग ग्रंथ में जाएंगे समझने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं मुख्य बात जो है इस वीडियो का रहस्य वो अभी शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ। ये जो काव्य है वो 3 प्रकार का है आचार्य मम्मट के अनुसार। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कौन है वो 3 प्रकार? तो 3 प्रकार हैं: उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। ऐसा करके उत्तम, मध्यम और अधम के भेद से काव्य 3 प्रकार का है। अब देखिए, तीनों भेदों को एक ही वीडियो में समझाना थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए हम लोग केवल इस वीडियो में काव्य भेद का जो प्रथम भेद है, काव्य के भेद में जो प्रथम भेद है उत्तम काव्य, उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, काव्य प्रकाश का काव्य भेद के अंतर्गत उत्तम काव्य को आज हम समझेंगे। उसके बाद अलग अलग 2 वीडियो से हम लोग मध्यम काव्य और अधम काव्य को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सीधा ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। ज़्यादा भूमिका की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए, ये आ गया है आपके सामने। ये ग्रंथ है श्री मम्मट आचार्य विरचित काव्य प्रकाश ग्रंथ है, जिसमें आप लोगों को पता है 10 उल्लास है। ठीक है, अब देखिए, ग्रंथ में जाने से पहले मैं आपको छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। आपको ये पता है 10 उल्लास है, कितनी कारिकाएं हैं ये भी आपको पता है, 142 कारिकाएं हैं। लेकिन मान लीजिए आपको परीक्षा में पूछे, है ना, परीक्षक, कि भाई प्रथम उल्लास में कितनी कारिका व्याख्यायित है, प्रथम उल्लास में कितनी कारिकाओं का निरूपण आचार्य मम्मट ने किया है, तो आप क्या उत्तर देंगे? तो आप कहेंगे साहब वो तो पता नहीं है, देखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी आया है कि प्रथम उल्लास में कति कारिकाः निरूपिताः, कितनी कारिकाएं निरूपित की गई है? तो 5 कारिकाएं निरूपित की गई है, ज़्यादा नहीं है, 5 ही कारिकाओं में पूरा उल्लास खत्म हो गया है। ठीक है, अब आपको 5 कारिका है समझ में आ गया। अब कौन सी कारिका में क्या है बहुत कुछ पता है आप लोगों ने, यदि पिछले वीडियो देखे होंगे तो, और नहीं पता है तब भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 5 कारिकाएं प्रथम उल्लास में निरूपित है, वर्णित है। उसमें प्रथम कारिका में मंगलाचरणी हो गया, एक कारिका। ध्यान में होना चाहिए, 5 कारिकाओं में कहाँ पर किस विषय का निरूपण हुआ है। ठीक है, तो पूरा उल्लास आपको सामने दिखने लगेगा, पूरा आपको ऐसे दिमाग में तैरने लगेगा कि भाई हाँ, प्रथम उल्लास में क्या क्या विचार किया है। तो प्रथम कारिका में मंगलाचरण किया है, भगवती भारती सरस्वती को नमस्कार किया। उसके बाद नंबर 2 की कारिका, जिसको हमने विस्तार से एक वीडियो से समझ लिया है, जिसमें काव्य के 6 प्रयोजनों को बताया है कि काव्य के ये प्रयोजन है। ठीक हुआ। इसके बाद नंबर 3 की कारिका में उन्होंने काव्य के कारण को बताया है कि काव्य के कारण, काव्य के हेतु, काव्य के साधन क्या है। तो शक्ति, फिर लोकशास्त्र, काव्याद्यवेक्षणात् निपुणता और काव्यज्ञ शिक्षा या अभ्यास, ये 3 हेतु भी उन्होंने बता दिए हैं तृतीय कारिका के द्वारा। अब आई चतुर्थ कारिका। चतुर्थ कारिका का जो पूर्वार्ध है, उस पूर्वार्ध मतलब आधे श्लोक के द्वारा, चतुर्थ कारिका का जो आधा अंश है उसके द्वारा क्या किया है उन्होंने, ये जो काव्य है इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य, उसका स्वरूप बताया है कि काव्य क्या चीज़ है, काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है। ये सब बातें इसने आधी ही कारिका में, चतुर्थ कारिका के पूर्वार्ध में, आधे अंश में क्या बताया है, काव्य का लक्षण बताया है, जिसको भी हमने एक वीडियो से बढ़िया से समझ लिया है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ध्यान में भी आ गया होगा। अभी तक के वीडियो देखे होंगे तो उनको पूरा उल्लास सामने दिख रहा होगा। चलिए, अब बच गए कितनी कारिका? तो देखिए, 3 कारिका तो ऊपर हो गई, एक मंगलाचरण की, एक प्रयोजन की और एक कारण के विषय में। 3 कारिका पूरी चली गई। अब 2 कारिका बची, कौन सी? चौथी और 5वीं। उसमें चौथी के पूर्वार्ध में काव्य का क्या कर दिया है, काव्य का लक्षण, काव्य का स्वरूप बता दिया है। अब बच गई कितनी? 1.5 कारिकाएं बच गए। चौथी का उत्तरार्ध और 5वीं कारिका पूरी की पूरी बच गए। अब इस 1.5 कारिका में क्या किया है? तो देखिए, इसमें चौथी का जो उत्तरार्ध है उसके द्वारा उत्तम काव्य का निरूपण किया है। ध्यान दीजिएगा, काव्य के जो 3 भेद मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए, उसमें से जो
प्रथम भेद है क्या, उत्तम काव्य, वो उत्तम काव्य ये चौथी कारिका के उत्तरार्ध से बता दिया है। फिर बच गई एक पांचवी कारिका, तो उसके पांचवी कारिका के पूर्वार्ध से मध्यम काव्य बताया और उसी पांचवी कारिका के उत्तरार्ध से अधम काव्य बताया। तो तीन अर्धों से क्या कर दिए, अंतिम तीन वालों में उत्तम मध्यम और अधम जो काव्य के भेद है उनका स्वरूप बताया है कि किसको अधम काव्य कहते हैं, किसको उत्तम काव्य कहते हैं, किसको मध्यम काव्य कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा पांचों कारिकाओं में किस किसका निरूपण किया है। तो चलिए आज का हमारा जो विषय है उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। तो काव्य के स्वरूप को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया कि काव्य किसको कहते हैं, काव्य किसका नाम है, काव्य का स्वरूप क्या है ना। तो तददोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापी, ये चतुर्थ कारिका का पूर्वार्ध जो है उसके द्वारा हमने जान लिया। अब जब काव्य को हमने जान लिया तो जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है शिष्य की कि भाई इसके कोई भेद प्रभेद हैं तो क्या क्या है, कितने हैं, ये प्रश्न होगा। तो उसी बात को आचार्य मम्मट अगली जो ये चौथी कारिका है उसके उत्तरार्ध के द्वारा बताने जा रहे हैं, इदम उत्तमम इत्यादि के द्वारा। अब देखिए उसकी भूमिका उन्होंने अवतरण बनाया है, क्या बनाया, तद भेदान क्रमेण आह, तत् मतलब काव्य, वो काव्य के भेद को क्रमेण आह, क्रम से बता रहे हैं। काव्य के भेद कितने हैं, तो तीन हैं, कौन कौन, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। अब वो तीनों जो भेद है वो तीनों को क्रम से बता रहे हैं, एक एक अर्ध भाग से, कारिका के अर्ध भाग से बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला भेद कौन है, उत्तम काव्य। तो उसी उत्तम काव्य को ये चतुर्थ कारिका का जो उत्तरार्ध है उसके द्वारा बताया जा रहा है। आपको स्क्रीन में दिख रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन पूरी बात में चूंकि डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए लंबा हो जाता है। लेकिन आपको ये वीडियो सुनने के बाद और कोई वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 10-10 मिनट की 5 वीडियो देखना उसकी अपेक्षा तो अच्छा है 30 मिनट का एक वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, काव्य का जो उत्तम भेद है उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो तद भेदान क्रमेण आह, क्रम से अब निरूपण करेंगे। तो चलिए क्या कह रहे हैं अब कारिका के द्वारा, उन्होंने कहा इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिर्बुधैः कथितः, बस ये है पंक्ति, इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिर्बुधैः कथितः। अब इसको समझिए, देखिए बिल्कुल कठिन नहीं है, इदम मतलब काव्यम, है ना। अभी गद्य पद्य में नहीं जाना है हमको, अभी केवल मूल कारिका को समझना है, मूल को समझ लेंगे तो आपका काम हो गया। इदम मतलब काव्यम, इदम उत्तमम, ये काव्य उत्तम है, इदम मतलब काव्यम उत्तमम, उत्तम काव्य कौन है तो आगे उसका लक्षण बताया। ठीक है ना, इदम मतलब काव्यम और उत्तमम मतलब काव्यम उत्तमम, काव्य जो है वो उत्तम प्रकार का उत्तम काव्य भी होता है। तो किसको उत्तम काव्य कहते हैं तो बताया वाच्याद अतिशयिनी व्यंग्ये। ठीक है ना, बस इतना ही समझना है, यही आपका हो गया स्वरूप उत्तम काव्य का, इतने बस 3 शब्द, वाच्याद अतिशयिनी व्यंग्ये। समझिए इसको, वाच्याद अतिशयिनी व्यंग्य मतलब क्या कि वाच्याद मतलब वाच्य की अपेक्षा अतिशयिनी व्यंग्य मतलब व्यंग्य अर्थ जहाँ अतिशयित हो, अतिशयित मतलब आधिक्य न हो, अधिक चमत्कृत हो, है ना, जिसमें वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अधिक भाषित होता हो, ऐसा जो शब्दार्थ रूपी जो काव्य होता है वही उत्तम काव्य है। बस यही बात सीधी सी सरल है बिल्कुल। वाच्यार्थ मतलब वाच्य अर्थ की अपेक्षा अतिशयिनी व्यंग्य मतलब जिसमें अतिशयित व्यंग्य अर्थ हो, मतलब व्यंग्य अर्थ अधिक भाषमान होता हो, है ना, वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ जिसमें अतिशयित भाषित अतिशयन भाषित होता हो, वो जो काव्य होता है वो उत्तम काव्य कहलाता है। बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, अभी इसको बढ़िया से समझाऊंगा, अभी आप घबराइए मत कि वाच्य व्यंग्य क्या होता है, संक्षेप से समझेंगे, अभी पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, आपको ध्यान में रखना है वाच्यात मतलब वाच्य की अपेक्षा अतिशयिनी व्यंग्य मतलब अतिशयित यदि व्यंग्य अर्थ हो, व्यंग्य सती उदम उत्तमम काव्यम भवति, ऐसा जो काव्य होगा जिसमें वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अतिशयित हो, अतिशयन भाषित होता हो, ऐसे काव्य को उत्तम काव्य कहेंगे। बात समझ में आई। अब देखिए ये जो उत्तम काव्य है उसका एक नाम और भी दिया इन्होंने इसी पंक्ति में, उत्तम काव्य का एक दूसरा नाम बताया। ठीक है ना, उत्तम काव्य किसको कहते हैं तो बता दिया वाच्याद अतिशयिनी व्यंग्ये सति उत्तमम काव्यम भवति, मतलब वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अतिशय भाषित होता हो तो उत्तम काव्य होता है। अब ये उत्तम काव्य का एक अपर नाम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ध्वनि ही, इसको ध्वनि काव्य भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ध्वनि काव्य भी उत्तम काव्य का एक दूसरा नाम क्या है, ध्वनि ही, मतलब ध्वनि काव्य कहिए, उत्तम काव्य कहिए, ध्वनि कहिए, सब पर्याय है। ठीक है ना, और ये कौन बताते हैं तो कहा कि बुधई ही विद्वद भी कथितः, ऐसी इस काव्य का नाम ध्वनि बुधई ही विद्वद भी कथितः, विद्वान लोग क्या कहते हैं, ये जो उत्तम काव्य है उसको ध्वनि नाम से भी पुकारते हैं, ये उन्होंने बता दिया। आया कि नहीं आया, तो इदम उत्तमम मतलब ये जो काव्य है उत्तम काव्य है, कौन काव्य तो वाच्याद अतिशयिनी व्यंग्ये मतलब वाच्य की अपेक्षा अतिशय रूप अतिशय न व्यंग्य अर्थ जिसमें भाषित होता हो वो क्या है आपका उत्तम काव्य है। ठीक है ना, और उसका अपर नाम क्या है ध्वनि ही, ऐसा बुधई ही मतलब विद्वद भी कथितः उक्तः, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं।
आप लोगों को सामान्य अर्थ पंक्ति का समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को प्रश्न होगा कि भाई ये वाच्य व्यंग्य क्या है, ठीक है ना। देखिए, ये कारिका को समझने के लिए वाच्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ को समझना जरूरी है। अब देखिए, वाच्य अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तो उसका हम शब्द शक्ति जब निरूपण करेंगे, 2-3 वीडियो के बाद शायद वो विषय आ जाएगा, शब्द शक्ति के विषय में विचार करेंगे, तो वहाँ हम डिटेल से जाएंगे, वाच्य क्या है, व्यंग्य क्या है, बहुत कुछ बताना है उसमें, ठीक है ना, लंबा जोड़ा। लेकिन फिलहाल उसको संक्षेप से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक दृष्टांत से। आप तुरंत समझ जाना है, 2 मिनट का काम है, बस उसको समझ जाएंगे, तुरंत हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। ये वाच्य और व्यंग्य को समझ लीजिए। देखिए, वाच्य अर्थ होता है, वाच्य अर्थ मतलब क्या, जिस शब्द का जो अर्थ हो वही उसका वाच्य अर्थ है ना। जो शब्द से जो अर्थ आपको प्रतीत होता हो वो उसका वाच्य अर्थ है। जैसे मैं आपको बताऊं, अर्कोयम अस्तंगतः, आपके सामने किसी ने वाक्य प्रयुक्त कर दिया, अर्कोयम अस्तंगतः, अयम अर्कः मतलब ये जो अर्क, अर्क मतलब सूर्य, अयम अर्कः मतलब ये जो सूर्य है वो अस्तंगतः, वो अस्त हो गया, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखो ये वाक्य है अयम अर्कः अस्तंगतः, तो इसका वाच्य अर्थ क्या आ रहा है, तो उसके शब्द से जो अर्थ भाषित हो रहा है वही वही उसका अर्थ है। अयम मतलब यह, अर्कः मतलब सूर्य, ठीक है ना, अस्तंगतः मतलब अस्त हो गया है, तो ये उसका वाच्य अर्थ है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, ये तो वाच्य अर्थ हुआ इसका। अब देखिए व्यंग्य से क्या होता है ये भी समझा रहा हूँ। अब ये मान लीजिए अर्कोयम अस्तंगतः मतलब सूर्यास्त हो गया, यही उसका वाच्य अर्थ है। लेकिन ये वाक्य यदि आप कोई चोरी करने वाला जो चोर होगा उसके सामने प्रयोग करेंगे, अर्कोयम अस्तंगतः मतलब सूर्यास्त हो गया, तो वो क्या समझेगा, ये वाक्य का अर्थ वो ये नहीं समझेगा सूर्यास्त हो गया, वो क्या समझेगा, वो समझेगा कि चलो अब चोरी करने का टाइम हो गया, अंधेरा छा जाएगा, हम लोग बोरिया बिस्तरा लेके सब पहुंच जाते हैं किसी के घर डाका डालने के लिए। ये समझते कि नहीं समझते। और दूसरा, आप लोग अभी अपने अपने घर पर हो गए, ऐसा बोला जाता है घर में सूर्यास्त हो गया, तो माता लोग उसका अर्थ ये नहीं समझती है कि भाई सूर्यास्त हो गया, और कोई मस्तंगता का अर्थ ये नहीं समझ सूर्यास्त हो गया, वो समझती चलो अब रसोई बनाने का समय हो गया है ना, वो सब्जी के लिए, रोटी सब्जी बनाने के लिए प्रवृत्त हो जाएगी। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वाक्य तो और कोई मस्तंगता है, लेकिन उससे अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ समझ रहे हैं। चोर कुछ समझ रहा है ना, माताएं कुछ और समझ रही, और भी अन्य अन्य लोग अन्य अन्य अर्थ समझेंगे। खेडूत लोग जो खेती कर रहे होंगे, अपने उसमें कृषि कार्य कर रहे होंगे, तो वो लोग जब सुनेंगे सूर्यास्त हो गया तो वहाँ से निवृत्त हो जाएंगे, चलो अब सब काम समेटने का जो समय हो गया, निकलते हैं, ठीक है ना। तो अपना अपना साधन सामग्री लेके वो भी निकल जाएंगे। तो सब लोग अलग अलग अर्थ समझ रहे हैं। तो ये सब अर्थ क्या है, ये उसके वाच्य अर्थ नहीं है, ये उसका वाच्य अर्थ नहीं है। चोर जो समझ रहा है कि चोरी करने का समय हो गया है ना, माता समझ रही कि अब खाना पकाने का समय हो गया, वो कृषि लोग समझ रहे कि अब काम समेटने का समय हो गया। तो ये सब लोग जो अपना अपना अर्थ समझ रहे थे, इसका वाच्य अर्थ नहीं है। और कोई मस्तंगता का वाच्य अर्थ मतलब उसके शब्द से प्रतिमान अर्थ तो इतना ही है कि सूर्यास्त हो गया, लेकिन सब अलग अलग समझ रहे हैं। तो वो क्या है, व्यंग्य अर्थ है। बात समझ में आई। ये वाक्य के द्वारा वो व्यंजित हो रहा है, व्यंग्य अर्थ है वो, ठीक हुआ। तो ये व्यंग्य अर्थ होता है, ठीक है ना। तो चलिए, अब आप लोगों को व्यंग्य अर्थ कुछ समझ में आ गया होगा। व्यंग्य वैसे आप लोग भी लोक में बहुत प्रयोग करते होंगे, मित्रों के साथ मस्करी करते समय, मजाक करते समय, तो ये व्यंग्य अर्थ ये से निकलता है। बात समझ में आई। तो ये हो गया। अब जिस काव्य में वाच्य अर्थ की अपेक्षा, अब आप समझ गए होंगे वाच्य अर्थ क्या, वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अतिशयन भाषित होता हो, ऐसा जो काव्य होगा वो उत्तम काव्य है। और उसी उत्तम काव्य को आचार्यों ने, है ना, विद्वानों ने ध्वनि नाम से कहा है, उसको ध्वनि शब्द से पुकारा है। बात समझ में आई। यही आपकी मूल पंक्ति का आपको अर्थ आ गया। इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः। इसका अन्वय कर लीजिए। वाच्यात् अतिशयिनी व्यंग्ये सति इदम उत्तमम काव्यम भवति, जोड़ दीजिए, और तत्काव्यम ध्वनि इति बुधैः कथितः, ऐसा बुधैः विद्वद्भिः कथितः। लग गया होगा आपको अब ये पंक्ति। तो अब ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग गद्य जो व्याख्या है ना, आचार्य मम्मट ने इसका उत्तम काव्य की जो ये कारिका है, अर्धकारिका, उसकी व्याख्या वृत्ति भाग में की है, तो उसको अब हम समझेंगे। चलिए, हो गया। इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः। चलिए, अब आचार्य मम्मट क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा इदम इति काव्यम, कि भाई मूल कारिका में जो इदम पद आया उसे काव्य को समझना है ना। हम लोग तो समझ लिए हैं, वही बात वो बता रहे हैं। इदम इति काव्यम, इदम शब्द से काव्य को लेना है ना। इदम मतलब काव्यम, काव्यम उत्तमम। कब उत्तमम काव्यम होता है, उत्तम काव्य कब होता है, तो वाच्याद व्यंग्य अतिशयिनी व्यंग्ये सती, वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अतिशय न हो जहाँ पर, तब वो काव्य क्या होता है, उत्तम कहलाता है। और उसका दूसरा नाम है ध्वनि, ऐसा विद्वानों ने कहा है। ये हो गया, बस इतनी ही है कारिका की व्याख्या, खत्म हो गई। अब जो 2 लाइन 3 लाइन आपको दिख रही है गद्य के रूप में, तो वो कुछ दूसरी बात बता रहे हैं, ठीक है ना। उसमें घबराइए मत, तो दूसरी बात है, वो कारिका की व्याख्या नहीं है। उसको मिला जुलाएंगे तो घबरा जाएंगे कि क्या ये गड़बड़ कर दिया। आप बस इतना ही उत्तम काव्य का स्वरूप हो गया कि जिसमें वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अधिक भाषित होता हो, उत्तम काव्य है, और उसका नाम विद्वानों ने ध्वनि कहा है। बस इतना ही, इदम शब्द से काव्य को लेना है, बस इतनी बात हो गई। अब आपको जो आगे गद्य दिख रहा है बुद्धेर वैयाकरण ही, वो दूसरी बात बता रहे। क्या बता रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इन्होंने, आचार्यों ने ये उत्तम काव्य को ध्वनि शब्द से पुकारा है, ध्वनि इति कथित, ये कारिका में बता दिया। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये अभी काव्य प्रकाशकार जो आचार्य मम्मट है, वो बता रहे हैं कि ध्वनि शब्द ने, ध्वनि ये शब्द को किन्होंने किस अर्थ में प्रयोग किया है, वो बात बता रहे हैं
कि वैयाकरण लोग ध्वनि को क्या समझते हैं, ध्वनि शब्द से क्या समझते हैं, है ना, उनका ध्वनि क्या है, वो सब बातें बता रहे। और साहित्यिकों में ध्वनि क्या है वो बात बता रहे, और कुछ नहीं है। ध्वनि शब्द से कौन क्या समझता है, हम लोगों मैंने तो उत्तम काव्य को ध्वनि शब्द से कह दिया, लेकिन वैयाकरण लोग ध्वनि से क्या समझते हैं वो बता रहे। क्या कह रहे, तो कहा बुधई ही वैयाकरण ही, विद्वान जो वैयाकरण लोग है, ठीक है ना, वैयाकरण ही आगे विशेषण दे दिया बुधई, क्योंकि वैयाकरण लोग विद्वान ही होते हैं, है ना, तो इसलिए कह दिया बुधई ही विद्वत भी वैयाकरण ही, क्योंकि विद्वान जो वैयाकरण लोग हैं वो ध्वनि रीति शब्द ध्वनि से क्या व्यवहार करते हैं। तो वो जो है, अब देखिए इस पंक्ति को समझने से पहले थोड़ी भूमिका समझ लीजिए संक्षेप से, ठीक है ना, अभी ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, व्याकरण का जब मैं वो ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, अभी केवल पंक्ति समझने के लिए उसको पकड़ लीजिए। देखिए वैयाकरणों के संप्रदाय में दो तरह के शब्द माने जाते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। क्या है वो दो प्रकार के शब्द, तो एक है ध्वन्यात्मक शब्द, क्या है, एक ध्वन्यात्मक शब्द और एक है स्फोटात्मक शब्द, ठीक है ना। अब स्फोटात्मक शब्द आप व्याकरण के कहीं परीक्षा के पाठ्यक्रम में देखेंगे, वहाँ स्फोट जरूर होता है, ठीक है ना, ध्वन्यात्मक शब्द भी हो सकता है, देखिएगा। लेकिन समझ लीजिए वैयाकरणों के व्याकरण में, व्याकरण शास्त्र में, वैयाकरणों के संप्रदाय में दो तरह के शब्द होते हैं, ठीक है ना। क्या है वो दो तरह के शब्द, तो दो तरह के शब्द है, एक है स्फोटात्मक शब्द और एक है ध्वन्यात्मक शब्द, ठीक है ना, स्फोटात्मक शब्द और एक ध्वन्यात्मक शब्द। अब आप कहेंगे ध्वन्यात्मक शब्द क्या है, तो ध्वन्यात्मक शब्द मतलब मैं अभी जो बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, है ना, जो शब्द अनुपूर्विक हो, है ना, वो शब्द को जो आप सुन रहे हैं वही ध्वन्यात्मक शब्द है, इसी को शब्द कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बोला घट, तो ये जो घट मैंने बोला तो वो शब्द है जो आपने सुना अपने कान से, तो वो शब्द कैसा है, ध्वन्यात्मक शब्द है, ठीक है ना, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। ये हो गया, और एक हो गया स्फोटात्मक शब्द, ठीक है ना। स्फोटात्मक शब्द मतलब नित्य शब्द है, ये स्फोट रूपी जो शब्द है वो कैसा है, नित्य है। अब वो स्फोट क्यों माने, क्यों मानना पड़ा, क्या आवश्यकता हुई, अभी कुछ नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा फिर जरूरत है, ज़्यादा यदि बताया जाए तभी वो हानिकर हो जाता है। तो स्फोट के विषय में जब हम व्याकरण के पाठ्यक्रम में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर बढ़िया से समझेंगे स्फोट क्यों मानना पड़ा, है ना, वरना इतना ज़्यादा अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आइए, अभी क्या किया हम लोगों ने कि भाई ये यहाँ से स्फोटात्मक और ध्वन्यात्मक दो तरह के शब्द मानते हैं। स्फोटात्मक शब्द इनका नित्य है, और ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है वो तो आप कान से सुन ही रहे, आप उसको तो परिचित है, अच्छी भली बात ही। तो चलिए आइए, अब क्या कह रहे हैं, बस इतना दिमाग में रखिएगा कि क्या है वैयाकरणों के मतलब, अब लग जाएगी पंक्ति। देखिए बुधई ही वैयाकरण ही प्रधान भूत जो स्फोट, देखिए वैयाकरणों का प्रधान सिद्धांत है ना, उनका मुख्य सिद्धांत है स्फोट, ये बात ध्यान रखिएगा, मुख्य सिद्धांत है, बहुत हार्द है, उसका मर्मस्थल है। यदि स्पोर्ट के विषय में कुछ को जो बोलता है कोई, तो उनको जब बिल्कुल सहन नहीं होता है, बुरा लग जाता है ना, बुरा मान लेते भैया कर लो, तो वही उनका मुख्य सिद्धांत है। तो वही वो कह रहे हैं, प्रधान भूत जो स्फोट है उसका व्यंग्य, वो देखिए एक बात समझिए, जैसे आप एक दृष्टांत समझिए, एक जैसे मान लीजिए आप स्कूल कॉलेज में बहुत जगह आप गए होंगे, वहाँ पर क्या होता है, जैसे एक पीरियड खत्म हो तो वहाँ घंटी बजती है कि नहीं बजती है, तो वहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं शब्दों का परिचय करा रहा हूँ इस दृष्टांत से। क्या वहाँ पर देखिए वो जो एक लोहे का दंड होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, वो घंटी को मारते हैं तो फिर एक ध्वनि आपको सुनाई देती है, टीन टीन ऐसी कुछ, ठीक है। तो देखिए वो दंड जो है वो क्या करा रहा है, वो व्यंजित कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, व्यंजित कर रहा है ना। तो वो जब व्यंजित करेगा मतलब वो जो दंड से जब मारेंगे तो क्या होगा, एक ध्वनि व्यंजित होगी, आया कि नहीं आया। तो व्यंजित होने वाली जो टिन टिन वो जो ध्वनि है वो क्या कहलाएगी, व्यंग्य कहलाएगी, क्या कहलाएगी, व्यंग्य कहलाएगी। और जो व्यंजित करने वाला जो वो दंड है वो क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा, है ना, क्योंकि वो व्यंजित करता है। तो व्यंजित करने वाला जो लोहे का दंड है वो क्या है, व्यंजक हो गया। और उससे व्यंजित कौन हो रहा है, वो टिन टिन आवाज आ रही है, तो वो जो आवाज आ रही है वही आपका क्या है, व्यंग्य है। तो व्यंजक और व्यंग्य समझ में आए, व्यंजक मतलब व्यंजित करने वाले, अभिव्यंजित करने वाला, उसको कहेंगे व्यंजक। और व्यंग्य किसको कहते हैं, तो अभिव्यंजित होने वाला, व्यंजित होने वाला, ठीक है ना, जो आवाज टिन टिन आ रही है वही क्या आपका व्यंग्य है। तो अब मैंने आपको बताया, अब आइए यहाँ व्याकरण शास्त्र के संप्रदाय में दो शब्द होते हैं, एक ध्वन्यात्मक एक स्फोटात्मक। स्फोटात्मक शब्द नित्य है, ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई गई होगी, क्योंकि ध्वन्यात्मक शब्द मतलब कान से सुनते हैं जो आप, वही ध्वन्यात्मक शब्द है, तो वो तो नष्ट हो जाता है तुरंत, इसलिए वो अनित्य है, और वो स्फोटात्मक शब्द वो नित्य है, ठीक। अब देखिए ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है वो व्यंजित करता है ना, किसको व्यंजित करता है, तो वो स्फोटात्मक शब्द को व्यंजित करता है। बस इतनी बात समझ के रखिए, ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है वो क्या करता है, व्यंजित करता है, और उससे व्यंजित कौन होता है, स्फोटात्मक शब्द व्यंजित होता है। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए व्यंग्य कौन है और व्यंजक कौन है, मतलब व्यंजित करने वाला कौन है और व्यंजित होने वाला कौन है। व्यंजित होने वाला है स्फोटात्मक जो नित्य शब्द है वो व्यंजित होने वाला है, और व्यंजक कौन है, वो दंडे की तरह वो है आपका ध्वन्यात्मक शब्द। वो जब आपके कान में जाएगा तो हृदय पर्यंत जाएगा, तो वो अंदर जो नित्य शब्द बैठा हुआ है आपके हृदय स्थान में उसको वो टिंग टिंग मतलब व्यंजित करता है, समझ में आया। तो यही हो गया। तो देखिए तो प्रधान भूत कौन है, स्फोट है, वो स्फोट कैसा है, व्यंग्य है, आया कि नहीं आया, वो स्फोट कैसा है, व्यंग्य है, मतलब व्यंजित होने वाला है। उस वो जो प्रधान भूत स्फोट जो कि व्यंग्य रूप है, वो व्यंग्य का व्यंजक कौन होगा, ध्वन्यात्मक शब्द, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उसका वो व्यंग्य का व्यंजक, उसको व्यंजित करने वाला कौन है, वो अनित्य शब्द जो कि आप कान से सुन रहे हैं, उसको वो जो शब्द है व्यंजक जो शब्द है मतलब ध्वन्यात्मक जो शब्द है उसको वैयाकरण लोग ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। ध्वनि रीति व्यवहार कृतः वैयाकरण ही, बात समझ में आगे होगी। बस यही चीज वो बता रहे आचार्य मम्मट।
वो जो कारिका है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, केवल बता रहे हैं कि मैंने ध्वनि शब्द से उत्तम काव्य को बताया आपको। लेकिन वैयाकरण लोग ध्वनि से क्या कहते हैं और आचार्य लोग ध्वनि से क्या कहते हैं, वही बात वो बता रहे हैं। तो वैयाकरणों का मत उन्होंने एक पंक्ति से बता दिया कि बुध ही वैयाकरण ही, विद्वान वैयाकरण लोग जो है उन्होंने ध्वनि रीति व्यवहार कृत, ध्वनि ऐसा व्यवहार किया। किसके लिए किया, तो कहा कि प्रधान भूत जो उनके यहाँ स्फोट है ना, नित्य शब्द है, मतलब वो ब्रह्म का ये शब्द, ब्रह्म भी स्फोट को ही कहते हैं। तो वो प्रधान भूत जो स्फोट है, मतलब नित्य शब्द है, वो क्या है, व्यंग्य है। स्फोट रूप जो व्यंग्य, मतलब वही व्यंग्य है ना, व्यंजित होने वाला है, वो व्यंग्य है। उसका व्यंजक जो शब्द है, उसका व्यंजक शब्द कौन है, अनित्य शब्द, जो आप कान से सुनते हैं। मैंने बताया कोई जैसे मैं घट बोलूं तो वो घट शब्द आपके कान के श्रोतेंद्रिय के द्वारा अंदर गया है ना, और वो हृदय में जाके वो जो नित्य शब्द था उसको व्यंजित किया। बस इतनी प्रक्रिया ध्यान में रखे तो आपको दिमाग में रहेगा। तो देखिए हृदयस्थ जो स्फोटात्मक शब्द था उसको क्या किया, व्यंजित किया। तो वो तो व्यंग्य हो गया है ना, क्योंकि स्फोटात्मक शब्द तो व्यंजित हुआ है ना, तो वो तो व्यंग्य हो गया। और उसको व्यंजित किसने किया, तो कान से जो आपका वो अनित्य ध्वन्यात्मक शब्द गया वो क्या है, आपका व्यंजक है। तो प्रधान भूत जो स्फोट जो कि व्यंग्य है, उसका व्यंजक जो श्रोतेंद्रिय से जो आप कान से जो सुनते हैं आप, वो शब्द उसको आचार्यों ने, वैयाकरण लोगों ने क्या कहा, ध्वनि रीति व्यवहार कृत, उन्होंने ध्वनि इस नाम से उसको पुकारा है। बस यही पंक्ति है, आपको इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं। अनित्य शब्द को ध्वनि कहा है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। श्रोतेंद्रिय से गृहित करने वाला जो शब्द है उसको ध्वनि कहा है, और नैयायिक लोग भी यही कहते हैं, ध्वनि इसी को कहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने तो देखे, आप वहां जाके देखेंगे, श्रोत्रग्राह्यो गुणो शब्द ये उन्होंने कहा है ना, और वो ध्वन्यात्मक वर्णात्मक आगे कहा, तो वही ध्वनि है ना, श्रोतेंद्रिय से गृहित होने वाला जो शब्द है वो ध्वनि है। चलिए, तो अभी वैयाकरणों का इन्होंने बता दिया, अब आगे चलेंगे। अब दूसरे के मत में बता रहे हैं कि और लोग ध्वनि से क्या समझते हैं। तो और लोग क्या है, तो ततः मतलब उसके बाद तन्मतानुसारी भी उन वैयाकरणों के मत के अनुसार चलने वाले जो कोई विद्वान लोग थे, अन्य कौन थे उनके अनुसार, तन्मतानुसारी भी मतलब वैयाकरणों के मत के अनुसार चलने वाले अन्य ही अपी, अन्य जो विद्वान लोग थे कौन थे, तो और कोई नहीं, साहित्यिक लोग है ना। उसके अनुसार वैयाकरणों के सिद्धांत को ही गृहीत करके चलने वाले जो अन्य विद्वान, मतलब वही साहित्यिक लोग। साहित्यिक में कौन, जैसे ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है, आनंदवर्धनाचार्य, तो वही क्या है आपके ध्वन्यालोक, वही क्या है आपके वैयाकरणों के अनुसार चलने वाले हैं, उनके अनुसारी है ना, उनके अनुगामी है। तो ततः मतलब उसके बाद वैयाकरणों ने कर दिया, ततः उसके बाद तन्मतानुसारी उनके मत के अनुसार चलने वाले अन्य रवि, वो अन्य जो विद्वान लोग आनंदवर्धनाचार्य इत्यादि लोगों ने ध्वनि शब्द से किसको कहा है, ध्वनि शब्द से उन्होंने शब्दार्थ युगल को कहा है। पकड़ लीजिए मुख्य बात, किसको कहा है, शब्दार्थ युगल को, है ना। शब्दार्थ युगलस्य व्यवहार, शब्दार्थ युगलस्य कृते ध्वनि रीति व्यवहार कृतः, शब्दार्थ युगल के लिए, है ना, दोनों शब्द और अर्थ, ये युगल मतलब ये दोनों का जो मिश्रित रूप है उसके लिए। तो ये क्या है, शब्दार्थ युगल क्या है, मतलब काव्य के लिए प्रयोग किया है, यही तो बता रहे हैं, ठीक है। क्या कहा, शब्दार्थ युगलस्य कृते ध्वनि रीति व्यवहार कृत। उसके आगे जो विशेषण है वो मैं समझाऊंगा, अभी केवल इतना पकड़ लीजिए कि उसके बाद तन्मतानुसारी मतलब वैयाकरण के मत के अनुसार चलने वाले जो अन्य जो विद्वान लोग थे, आनंदवर्धनाचार्य इत्यादि लोग, उन्होंने ध्वनि रीति व्यवहार कृत, लेकिन किसके लिए, तो शब्दार्थ युगलस्य कृते, शब्द और अर्थ का जो युगल स्वरूप है ना, सम्मिलित स्वरूप है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, ध्वनि रीति व्यवहार कृत। तो शब्दार्थ युगल मतलब क्या, अरे शब्दार्थ हो सहित काव्यम, शब्द और अर्थ का जो सम्मिलित युगल रूप है वही तो काव्य है, मतलब काव्य के लिए उन्होंने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। बात समझ में आई, यही हो गया कि शब्दार्थ युगल के लिए मतलब काव्य के लिए उन्होंने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। किन्होंने, आनंदवर्धनाचार्य जो है उन्होंने, ठीक है ना, वो क्या थे, कैसे थे, तो वैयाकरण मतानुसारी थे। बात समझ में आई, बस इतना, उन्होंने शब्दार्थ युगल मतलब काव्य के लिए शब्दार्थ का सम्मिलित रूप के लिए ध्वनि शब्द का व्यवहार किया है, इतना बता दिया। अब एक बात समझिए, शब्दार्थ युगल काव्य तो बहुत सारे होते हैं, सबके लिए, सब काव्यों के लिए ध्वनि शब्द का व्यवहार नहीं किया है ना। शब्दार्थ युगल मतलब काव्य, तो आपको लगेगा सब काव्यों के लिए, चाहे वो अधम हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उत्तम हो, जितने प्रकार के का सबके लिए ध्वनि रीति व्यवहार कृता है आनंदवर्धनाचार्य ही। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं, ऐसे शब्दार्थ युगल के लिए। तो उसके लिए एक विशेषण दे दिया कि क्या विशेषण दिया है, न्यग भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजक क्षमस्य। देखिए यहाँ थोड़ा ये जो स्क्रीन में दिख रहा है वहाँ व्यंजक यहाँ लिखना नहीं उनको आया होगा, तो ये लिख दिए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ यहाँ है, यहाँ जैसा जैसा यहाँ वाला आधा यहाँ है, ठीक है ना, दोनों जगह ऊपर भी ऐसा हुआ था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो कैसा शब्दार्थ युगल को ध्वनि कहते हैं, कैसे काव्य को, कैसे शब्दार्थ युगल को ध्वनि कहते हैं आनंदवर्धनाचार्य आदि लोग। तो कहा कि न्यग भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजक क्षमस्य। देखिए, न्यग भावित मतलब दबा देने में, वाच्य को न्यग भावित करने में समर्थ होता है ना, वाच्य को न्यग भावित कर देता है, मतलब दबा देता है। कौन दबा देता है, व्यंग्य अर्थ है कि नहीं है, अभी मैंने आपको समझाया था, वाच्य को न्यग भावित मतलब दबा देना है ना, उसको दबा देता है कौन, व्यंग्य। आया कि नहीं आया,
व्यंग्य अर्थ क्या करता है, वाच्य अर्थ को दबा देता है। जैसे अर्को यमस्तंग तो मैंने बताया था, है ना। जो लोग सुनते हैं तो क्या करते हैं, समझते हैं कि चोरी करने का समय हो गया, तो ये चोरी करने का समय हो गया, ये जो उन्होंने समझा उसका व्यंग्य अर्थ था। ये व्यंग्य अर्थ ने क्या कर दिया, उसका जो वाच्य अर्थ था, क्या वाच्य अर्थ था कि सूर्यास्त हो गया, उसको दबा दिया कि नहीं दबा दिया। तो व्यंग्य अर्थ क्या करता है, न्यगभावित कर देता है वाच्य को, वाच्य अर्थ को न्यगभावित मतलब दबा देता है, तिरोहित कर देता है, छुपा देता है। कौन, व्यंग्य। व्यंग्य ऐसा है, ठीक है ना। न्यगभावित जो व्यंग्य, नगभावित वाच्य जो व्यंग्य, मतलब न्यगभावित कर देता है वाच्य को जो, कौन, व्यंग्य। आया कि नहीं, दबा देता है वाच्य अर्थ को जो, ऐसा कौन हो गया, व्यंग्य हो गया। और उस व्यंग्य को व्यंजित करने में जो समर्थ होगा, उस व्यंग्य को व्यंजन करने में मतलब व्यंजित करने में जो क्षम मतलब समर्थ होगा, ऐसा जो शब्दार्थ युगल होगा वही ध्वनि ही, ऐसा आनंद वर्धनाचार्य ने कहा है। सब शब्दार्थ युगल को नहीं कहा है, ध्यान दीजिएगा। सब काव्यों को शब्दार्थ युगल को ध्वनि नहीं कहा है। आनंद वर्धनाचार्य आदि लोगों ने किसको कहा है कि जो शब्दार्थ युगल कैसा हो कि जो व्यंग्य का व्यंजन करने में समर्थ हो, है ना। व्यंग्य अर्थ का व्यंजन करने में, व्यंग्य अर्थ को उद्भाषित प्रकाशित करने में जो समर्थ हो, ऐसा जो शब्दार्थ युगल है वही काव्य है। आया कि नहीं आया, मतलब व्यंग्य अर्थ को भाषित कराने में जो समर्थ हो। और व्यंग्य कैसा है, व्यंग्य अर्थ कैसा है, वो व्यंग्य अर्थ वाच्य को निगभावित दबा देता है। ऐसा जो व्यंग्य अर्थ है, उस व्यंग्य अर्थ को प्रकाशित कर देने में, भाषित करने में जो समर्थ हो, ऐसे शब्दार्थ युगल जो काव्य है उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि ही। तो देखिए ये आचार्य मम्मट का ही मत हो गया वैसे देखने जाए तो, है ना। उन्होंने क्या कहा था, किसको ध्वनि कहा था, उन्होंने कहा था कि वाच्य की अपेक्षया व्यंग्य अर्थ जिसमें अतिशयन भाषित होता हो। समझिए पहले इस बात को, है ना, इसको बाद में लिखिए। समझिए, इस चीज़ को समझना है, इसको रटना फटना ये सब बातें नहीं है, कोई रटने से नहीं होगी, दिन भर रटते रहेंगे कुछ याद ही नहीं रहेगा। इसको समझिए, आचार्य मम्मट ने किसको कहा था कि अतिशयी वाच्य की अपेक्षया जिसमें व्यंग्य अतिशयन भाषित होता हो, ऐसे उत्तम काव्य को ध्वनि कहते हैं, ऐसा कहा था। वही बात तो यहाँ बताइए कि भाई वाच्य अर्थ को दबा देता है जो, ऐसा जो व्यंग्य अर्थ है उसको व्यंजित, उसको भाषित कराने में जो समर्थ हो, ऐसा शब्दार्थ युगल मतलब ऐसा जो काव्य होगा वही क्या होगा, ध्वनि इति व्यवहार कृता। ऐसे शब्दार्थ युगल के लिए क्या किया है, ध्वनि इति व्यवहार कृता। तो आनंद वर्धनाचार्य का इस मत से, इस पंक्ति से मत बता दिया, और वो मत अपने कारिका से बिल्कुल मिल रहा, ठीक है ना। वैयाकरणों का हालांकि नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो ध्वनि से वो श्रोत्रग्राह्य जो शब्द है उसको ध्वनि कहते हैं। लेकिन आनंद वर्धनाचार्य जो है उनका मत ही उन्होंने कारिका ध्वनि ही बुद्धि ही कथित, विद्वत भी ध्वनि रीति कथित। तो वही बात उन्होंने यहाँ नीचे बता दी कि कौन ऐसा कहते हैं, तो आनंद वर्धनाचार्य जी जो वैयाकरणों के मत के अनुसार चलते हैं, ऐसे जो क्या है उन्होंने ध्वनि रीति व्यवहार कृता। किसके लिए किया, तो शब्दार्थ युगल के लिए, है ना, काव्य के लिए किया। कैसे काव्य के लिए, कैसे शब्दार्थ युगल के लिए, तो जो व्यंग्य को व्यंजित करने में समर्थ हो, व्यंग्य अर्थ को बताने में, भाषित कराने में समर्थ हो, ऐसे शब्दार्थ युगल के लिए ध्वनि रीति व्यवहार कृता। बस इतनी बात समझनी है और कुछ नहीं है। दो बस केवल उन्होंने गद्य में क्या किया है, वृत्ति भाग में केवल ध्वनि रीति व्यवहार कौन कहाँ करता है, तो एक वैयाकरणों का बता दिया, और तद अनुसारी जो आनंद वर्धनाचार्य ध्वन्यालोककार का मत भी बता दिया। बस दो चीज बताइए और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे, मूल में चला जाए कि भाई व्यंग्य वाच्य की अपेक्षा या अतिशयन व्यंग्य जिसमें हो, ऐसा जो काव्य होता है उसको कहते हैं उत्तम काव्य। और उसको ही आचार्यों ने, आनंद वर्धनाचार्य बुद्ध जो पंडित लोग हैं उन्होंने ध्वनि रीति कथित, उन्होंने ध्वनि शब्द से उसको कहा है, पुकारा है। चलिए आगे आपको उत्तम काव्य का स्वरूप समझ में आ ही गया है कि वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ जिसमें अतिशयन हो वो उत्तम काव्य है। उसका अपर नाम क्या है, तो ध्वनि काव्य, ध्वनि ही ये कह दीजिए। चलिए अब इसका दृष्टांत यथा करके एक बताया है, उत्तम काव्य किसको कहते हैं, तो उसका एक दृष्टांत के रूप से समझाया है कि क्या है वो। तो दृष्टांत जो है मैं आपको संक्षेप से समझाऊंगा, ज़्यादा इसमें व्याख्या की अपेक्षा नहीं है। और सामान्य और हिंदी में अर्थ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में हल्का हल्का समझा रहा हूँ, आप लोग वैसे समझ ही जाएंगे। प्रसिद्ध श्लोक है, यथा करके बता रहे, देखिए क्या कह रहे हैं। निश्चेषच्युत चंदनम स्तनतटम निर्मृष्ट रागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनुः मिथ्यावादी निधूति बांधव जनस्य अज्ञात पीडागमे वापिम स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम। आया कि नहीं, यही श्लोक है, ये उत्तम काव्य का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, आपको निश्चेषच्युत चंदनम फिर डेश करके दे देगा, कहेगा ये कौन सा काव्य है, ऑप्शन दे देगा उत्तम, मध्यम की मध्यम, अधम और ध्वनि, ये दे देगा, या तो इसमें से कोई नहीं। और आप कहेंगे अरे ये तो उत्तम काव्य का था, इसमें से तो उत्तम काव्य का ऑप्शन ही नहीं है, तो गलत, चलिए कोई नहीं, ऐसा कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि काव्य है ये, ध्वनि का काव्य को ही उत्तम काव्य कहते हैं, उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि काव्य कहिए चाहे उत्तम काव्य कहिए, उसका ये निश्चेषच्युत चंदनम उदाहरण है। आ गया। चलिए अब मैं आपको इसका भावार्थ बता देता हूँ, समझ जाएंगे, इसकी भूमिका समझिए। देखिए एक नायिका थी, राजकुमारी थी, उसकी दूती एक थी, है ना, उसकी सेविका कोई थी, वो क्या करने गई वहाँ पर बाहर। वो जो नायिका है, राजकुमारी है, उसका जो प्रेम नहीं है, पुरुष है, मतलब वो जिसको प्रेम करती है, ऐसा जो नायक पुरुष है, उसके पास गई, उसके पास रति क्रीड़ा करके आई। कौन, राजकुमारी की दासी, है ना, किसी भी बहाने वहाँ राजकुमार के पास, उसके प्रेमी पात्र के पास गई, वहाँ से जाके रति क्रीड़ा करके आई। और आकर के थोड़ी देर हो गई थी, तो वो राजकुमारी ने पूछी अरे कहाँ गई थी, तो उसने उत्तर दिया कि भाई मैं स्नान करने गई थी, है ना, स्नान करने गई थी। और ऐसा सुना। अब ये राजकुमारी जो है, नायिका जो है, उसको संदेह हो गया, और उसका ये वचन है,
तब वो बोलती है, जब वो नायिका झूठ, वो दूती जो है वो झूठ बोलती है कि मैं स्नान करने गई थी, वस्तुतः वो नायक के साथ लीला करने गई थी। तो वहाँ से आकर के जब नायिका वहाँ से आई, जब तो नायिका ने पूछा कहाँ गई थी, तो उसने कहा मैं स्नान करने गई थी, है ना। अब अब जब कह दिया कि स्नान करने गई थी, तो अब नायिका कुछ बोल रही है, राजकुमारी कुछ बोल रही है ना। तो क्या कह रही है कि मिथ्यावादिनी दूती, तीसरी पंक्ति पकड़िए, देखिए आपको दिख रहा है उसमें, समझिए उसको, है ना। संबोधन है, हे दूती, हे सेविके, मतलब हे सेविका, तुम क्या हो, मिथ्यावादिनी, है ना। और क्या कह रही है कि तुम कैसी हो, तो कहा बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ा कमे, बांधव जन मतलब मित्र जनों की, मैं तेरी मित्र सहेली हूँ, है ना। नायिका कह रही है मैं तुम्हारी बांधव जन हूँ, मित्र हूँ, सहेली हूँ, उसकी अज्ञात पीड़ा कमे, उसकी पीड़ा को तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हारी मित्र बांधव जन की मतलब सहेली की पीड़ा को न जानने वाली, है ना। अज्ञात पीड़ा कमे, ठीक है ना, पीड़ा की अनुभूति को तुम नहीं समझ रही हो, ऐसी तुम क्या हो, दूती हो। और तुम कहाँ गई थी, वापिम स्नातुम इतः गता असी, कि तालाब पे तुम स्नान करने के लिए इतः यहाँ से तुम गई थी, है ना। न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम, वो अधम के अंतिक मतलब घर पे नहीं गई थी, मैं समझ रही हूँ, ऐसा वो कह रही है। देखिए अब समझिए, इतना अर्थ है इस श्लोक का। अब इसमें समझिए इसका वाक्यार्थ तो क्या आ रहा है, जैसा दूती ने कहा था वैसा ही वो भी बोल रही है कि हे दूती, तुम क्या तालाब में स्नान करने के लिए गई थी, है ना, इतः, वो अधम के घर पर नहीं गई थी, ऐसा वो बोल रही है। तो वाच्य अर्थ तो वही आ रहा है कि भाई तुम स्नान करने गई थी, अधम के घर पे नहीं गई थी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो अधम शब्द प्रयोग किया उसने, वो अधम के घर पर नहीं गई थी, तो वो अपने प्रेमी पात्र को अधम शब्द से बोल रही है। तो वो अधम शब्द क्या करा रहा है, कुछ इसमें वो वाच्य अर्थ को दबा दे रहा है, और व्यंग्य अर्थ उसमें अतिशयन भाषित हो जा रहा है, व्यंग्य करना चाह रही है वो। हाँ तुम सही कह रही हो, है ना, मतलब तुम तालाब में स्नान करने ही गई थी, अधम के घर नहीं गई थी। तो वो अधम शब्द का जो प्रयोग कर रही है, वो अधम शब्द से पूरे के पूरे श्लोक का अर्थ उलट जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो जो वाच्य अर्थ है वो चला जाता है, व्यंग्य अर्थ भाषित हो जाता है। क्या निकल के आ जा रहा है, वस्तुतः इससे सत्या तो यही आ रहा है कि तुम स्नान करने गई थी, अधम के घर पर नहीं गई थी, अंतिकम मतलब गृहम नहीं गई थी। लेकिन अधम शब्द का प्रयोग किया, उससे निकल के क्या आ गया कि हाँ तुम वहां पर उसके अधम के घर पर ही गई थी, वहां रति क्रीड़ा करने के लिए गई थी। अत्र, है ना, देखिए उसी के नीचे व्याख्या लिखी आधे श्लोक में, अत्र तदंतिकम एव रंतुम गता आसी, है ना, तदंतिकम तस्य मतलब अधमस्य अंतिकम गृहम एव रंतुम गता आसी, उसके अधम के घर पर ही तुम रंतुम मतलब रति क्रीड़ाम कर तुम गता आसी तुम गई थी, है ना। इति प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते, ये अधम पद के द्वारा वो व्यंजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए ये श्लोक में उसके ऊपर जो दो पंक्ति से वही वर्णन किया है कि वो कैसी दिख रही थी, वो जो दूती आई तो कैसी दिख रही थी, उसका क्या क्या स्वरूप था। तो कहा कि वो क्या थी, निश्चेषच्युत चंदन थी, है ना, मतलब उसके निश्चेषच्युत चंदनम स्तन तटम, उसके स्तन तट जो थे, स्तन जो अंग विशेष थे वो क्या हो गए, उसके अग्रभाग से चंदन जो है वो च्युत हो गया था, हट गया था, ऐसी वो थी, ठीक है ना। और निर्मिष्ट रागो धरो, उसका अधर जो ओष्ठ था उसका, उसमें जो राग लगाया था, लाली उसने जो की थी वो निर्मिष्ट, वो हट गई है, ठीक है। और नेत्रे दूरम अनंजने, नेत्रे अनंजने मतलब कि नेत्र जो उनकी दोनों आंखें जिसमें उन्होंने अंजन लगाया था वो दोनों, वो अंजन वहां से हट गया है, ठीक है ना। अनंजने नेत्रे जाते, है ना, नेत्र क्या है, अंजन रहित हो गए हैं। फिर पुलकिता तव इयम तनु, तुम्हारी ये जो तनु मतलब शरीर है वो क्या है, पुलकित हो रही है, मतलब प्रफुल्लित हो रही है। ऐसी तुम्हारा ये सब वर्णन वो नायिका ने किया कि ऐसे ऐसा तुम्हारा सब चीज है ना, अधर तुम्हारे ऐसे है, नेत्र ऐसे हो गए, ये सब बताया। और फिर कहा कि बांधव हे दूती, ऐसी तुम दूती, बांधव जन से अज्ञात पीड़ा का में, बांधव जन की पीड़ा को न समझने वाली हे दूती, तुम यहाँ से वापी मतलब तालाब में स्नान करने के लिए ही गई थी, अधम वो अधम के घर पर नहीं गई थी। ये पूरे श्लोक का अर्थ है। वाच्य अर्थ आपको सीधा साधा यही समझ में आ रहा है कि वो दूती ने कहा था कि मैं स्नान करने गई, उसी बात को वो दोहरा रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन जो अधम पद इसने प्रयोग कर दिया, वरना अधम क्यों कहती है, अधम कहाँ, उसका मतलब वो कुछ उसे व्यंजित करना चाह रही, व्यंग्य अर्थ इसमें पूर्वभाषित हो रहा है। तो क्या व्यंजित हो रहा है कि नहीं, तुम वहाँ उसके अधम के घर पर ही गई थी, वो नायक के घर पर ही गई थी रंतु क्रीड़ा करने के लिए, है ना। ये अधम पद व्यंजते। तो देखिए ये जो काव्य है इसमें क्या हो रहा है, वाच्य की अपेक्षा क्या हो रहा है, व्यंग्य अर्थ का अतिशयन भाषित हो रहा है, आधिक्यन भाषित हो रहा है, इसलिए ये क्या है, उत्तम काव्य है। समझ में आया, वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अधिक भाषित हो रहा है। कैसे, तो वो अधम पद से क्या व्यंग्य अतिशयन भाषित हो रहा है। अधम पद दे देने से पूरे श्लोक का अर्थ बदल जा रहा है, व्यंग्य अर्थ भाषित हो रहा है, इसलिए क्या है, ये उत्तम काव्य है। आया वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ जिसमें अतिशयन भाषित होता हो वो क्या है, उत्तम काव्य है। और उसी का दूसरा नाम है ध्वनि काव्य। तो चलिए इसको ध्वनि काव्य कहिए चाहे उत्तम काव्य कहिए, एक ही बात है। मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरा तात्पर्य समझ गए होंगे। ये जो निश्चेषच्युत चंदनम है उसको थोड़ी मर्यादा के अनुसार, मर्यादा को ध्यान में रख करके मैं अभी आपको पूरा उसको डिटेल से नहीं बताया, लेकिन आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। मैं इस श्लोक का पूरा हिंदी इतना स्पष्ट करके आपको, केवल हिंदी पढ़ेंगे पूरा तात्पर्य आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ कही गई है ना, बढ़िया विस्तार से उसमें लिखा गया होगा। डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, इस श्लोक का अर्थ आपको बढ़िया से समझने में सहायता मिलेगी और याद भी तुरंत, वो हिंदी पढ़ने से तुरंत हो जाएगा। चलिए आप लोगों को उत्तम काव्य का निरूपण कर दिया। काव्य 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उसमें उत्तम काव्य आपको
चतुर्थ कारिका के उत्तरार्ध से बताया गया कि इसको कहते हैं उत्तम काव्य। तो जिसमें व्यंग्यार्थ की अपेक्षा और वाच्य अर्थ की अपेक्षा या व्यंग्य अर्थ अधिक भाषित होता हो वो क्या है, उत्तम काव्य है। और उसका दूसरा नाम क्या है, तो ध्वनि काव्य है। और उसका उदाहरण क्या है, तो निश्चय सच्युत चंदनम है। बस इतनी बात ध्यान में रखिएगा। आज का पाठ हो गया। अगले वीडियो में हम लोग मध्यम काव्य के विषय में विचार करेंगे और उसके बाद एक वीडियो में अधम काव्य के विषय में विचार करेंगे। तो आपका ये काव्य के भेद के विषय में पूरी चर्चा हो जाएगी। यही पाठ रखते हैं। थोड़ा वीडियो जरूर लंबा होता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि पूरा डिटेल से बताना होता है इसलिए लंबा होता है। चलिए धैर्य बनाए रखिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। काव्य प्रकाश का ये प्रथम उल्लास। अस्तु, पाठ यही रखते हैं।